हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा टेस्ट नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप सो आपने टेस्ट नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अटेम्प्ट किया होगा एंड अटेम्प्ट करने के बाद आपको कुछ डाउट्स वहां पर रहे होंगे, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए होंगे। तो इस वीडियो सोल्यूशन को देखने के बाद आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूस मेटल आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। राइट ठीक है, हमें यहाँ पर यहाँ पर ये दे रखे हैं जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका क्या लिया है, एक्वस सोल्यूशन। तो उसने कहा है कि जब हम इन गिवन सब्सटेंसेस के एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पर कौन सी मेटल ठीक है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जैसे पोटाशियम है, ठीक है, क्रोमियम भी है यहाँ पर क्या है, पोटाशियम है, मैग्नीज है मेटल, ठीक है, यहाँ पर सोडियम मेटल है और यहाँ पर क्या है, कॉपर मेटल है। राइट यही है ना। अब आपको कैसे देखना है कि मेटल कहाँ पर प्रोड्यूस होगी। देखो मेटल प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास मान लो कॉपर है, ठीक है। एक चीज हो, एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब है वाटर में उसका सोल्यूशन बनाया गया है। राइट तो मतलब जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर, ठीक है। बट एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस रहे होंगे, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस रहे होंगे। राइट तो हमें क्या करना है, जो मेटल आयन है और जो H पॉजिटिव आयन है उसके रिडक्शन पोटेंशियल का कंपैरिजन कर लेना है। आप कहोगे कि मैम अगर रिडक्शन पोटेंशियल का कंपैरिजन करके हमारे पास कैसे आंसर आ सकता है। देखो सिंपल सी चीज सोचो, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, राइट हमारे पास। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव से अगर कॉपर बनेगा और इसके साथ मान लो कि H पॉजिटिव कंपीट कर रहा है, तो इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनना चाहिए ना, तो इसकी जो ये सब्सटेंस है इसकी तो रिडक्शन होनी चाहिए, और जो H पॉजिटिव है उसकी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब H2 से H पॉजिटिव ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारे पास क्या होगी, मेटल प्रोड्यूस होगी। राइट यही तो होगा ना, तभी हमारे पास क्या होगी, मेटल प्रोड्यूस होगी। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल है वो H पॉजिटिव से ज्यादा होना चाहिए। राइट देखो मैं क्या लिख रही हूं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल आयन जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए है, एंड शुड बी मोर देन, शुड बी मोर देन H पॉजिटिव, मोर देन H पॉजिटिव, ठीक है। तो वो मेटल क्या हो जाएगी, वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। राइट अब देखिए जो अब हमारे पास जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया था, है ना, लिथियम के बाबा सरदार, खाना मांगे आलू, है ना, पानी आलू में, आलू पानी में, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास पोटाशियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, ठीक है, क्रोमियम है, सोडियम है, ये सारी मेटल्स हमारे पास इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, लेस देन H पॉजिटिव। राइट तो इसलिए ये मेटल तो यहाँ पर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वहां पर प्रोड्यूस नहीं होने वाले। तो इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है H पॉजिटिव से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम आर डिपॉजिटेड in the electrolysis of solution of chromium nitrate in the same time that it takes to deposit 0.5 gram of silver in a silver coulometer arranged in series। देखिए ये हमारा कहाँ से क्वेश्चन है, जो हमारा होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड फैराडे लॉ जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो सीरीज में क्या किए गए हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस को कनेक्ट किया गया है, मतलब कि यहाँ पर दोनों का जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या होने वाला है, इक्वल डिपॉजिट होने वाला है।
क्योंकि सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं दो सोल्यूशन को तो वहां पर अमाउंट ऑफ करंट भी पास जो होता है वो सेम होता है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या होगा, क्रोमियम। ठीक है, डिपॉजिटेड मतलब, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ क्रोमियम, राइट, ये आ जाएगा ऑफ क्रोमियम। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, कहते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम। अब जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है, देखो गिवन मास अपॉन में मोलर मास और इनटू क्या कर दो यहाँ पर n फैक्टर कर दो, इनटू यहाँ पे क्या कर दोगे n फैक्टर, हम यहाँ पर कर देंगे n फैक्टर इनटू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये तो मोल्स हो जाते हैं ना, अगर हम मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान से मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास क्या होता है, 1 मिनट, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखो। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर एंड यहाँ पर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट भी डिपॉजिट होते हैं, पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्वल डिपॉजिट होते हैं, राइट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, क्योंकि ये होता है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और ठीक है अपॉन में इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय में n फैक्टर। दोबारा से सुन लो, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या होते हैं जी, हमारे पास होते हैं दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, राइट। और इक्विवेलेंट मास हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय में n फैक्टर, राइट। तो ये n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूं n फैक्टर इंटू डब्ल्यू बाय में मोलर मास, यहाँ पे भी इसके लिए n फैक्टर इंटू डब्ल्यू बाय में मोलर मास, राइट। अब देखिए सिल्वर के लिए क्या दे रखा है, 0.5 ग्राम और 54 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, इतना है ना। तो यहाँ पर सिल्वर के लिए n फैक्टर 1, ये है 0.54 और मोलर मास सिल्वर का कितना दिया हुआ है 108, राइट। यहाँ पर क्रोमियम वाले केस में क्रोमियम 3 पॉजिटिव है ना, और नाइट्रेट के ऊपर -3 आएगा। देखो NO3 एक नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है ना, तो यहाँ पर n फैक्टर क्या है 3, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो मोलर मास है क्रोमियम का वो कितना दिया हुआ है 52, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास W की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे 0.54 है तो ठीक है इसको ऐसे कर लीजिए, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन में, ठीक है यहाँ पे है 1 अपॉन में 200 इज इक्वल टू W अपॉन में 14, W अपॉन में 14। तो W की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 14 बाय में 200, ठीक है। तो ये आ गया 0.07 ग्राम, इतना आया ना हमारे पास। देखिए ध्यान से, ठीक है 0.07 किसके अप्रॉक्स है, तो हमारे पास इसके अप्रॉक्स है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर रख दें। देखो यहाँ पर 3 हमने यहाँ पर ये रखा ना, 3 1 जा 3, ठीक है, इन एक्चुअल में यहाँ पर 17 के अप्रॉक्स आएगा, 17 आएगा जी, सॉरी, ठीक है 14 थोड़े आएगा, 14 3 तो 42 होता है, यहाँ पे क्या आएगा 17 आएगा, ठीक है। आप कहोगे मैम 17 भी नहीं आएगा, ये तो कट ही नहीं होता, भाई इतना अप्रॉक्स तो ले सकते हो, 51 आना चाहिए ना यहाँ पर, तो 52 इतना अप्रॉक्स आप ले लो, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर 17 है इंस्टेड ऑफ 14 हियर 17, ठीक है, ये क्या है 17 बाय में 200, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.086, इसके अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन 2 हाफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ E1 नॉट एंड E3 नॉट, देन वेयर N1 N2 and N3 are number of electron exchange in first second and combined half cell।
ओके, ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। टू हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ E1 एंड E2 नोड आएगा, E1 एंड E2 नोड। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर, ठीक है, जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो जो हमारे पास E3 नोड आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास, क्योंकि जो EMF होता है सेल का वो क्या होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हम उसको डायरेक्ट, वो एडिटिव नहीं होती, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है ना, इंटेंसिव नहीं होती, तो हम उसको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, बट हम डेल्टा जी को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट। तो हमारे पास आ गया माइनस N3 E3 नोट F माइनस N1 E1 नोट F माइनस N2 E2 नोट F। राइट, तो हमारे पास यहाँ पर E3, ठीक है, अब देखिए N3 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने ऐसे दे रखा है। अब यहाँ पर जो F है, मान लो हमने माइनस F यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया N3 E3 नोट, यहाँ पर माइनस F कॉमन, तो क्या आ गया N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट। राइट, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास E3 नोट की वैल्यू आ गई N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट डिवाइडेड बाय में N3। राइट, तो हमारे पास जो इसका आंसर है यहाँ पे तो N3 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर अ सेल रिएक्शन। ठीक है, हमें पहली रिएक्शन ने दे रखी है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। इसके लिए E नोट क्या है, x वोल्ट, और K इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है K1। ठीक है, ये पहले वाली रिएक्शन के लिए है यहाँ तक। उसके बाद ये सेकेंड रिएक्शन है 2A प्लस 2B। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को क्या कर रखा है, एक तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। इसके लिए E नोट दे रखा है y वोल्ट और K इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है K2। ओके, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू 2y। तो सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास रिएक्शन सेम है, सिर्फ हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो EMF है वो डबल हो जाता है। ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट मीन्स जो EMF है तो वो तो क्या रहेगा, x इज इक्वल टू वाई, क्या रहेगा, x इज इक्वल टू वाई। राइट, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस में D, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K1। तो मतलब देखो K1 किसके इक्वल होगा, K1 होगा कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, यही होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तो सेकेंड जो रिएक्शन हमारे पास दे रखी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। राइट, तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते K1 की पावर 2। ठीक है, तो मतलब जो K2 है वो किसके इक्वल है, K1 स्क्वायर के इक्वल है। राइट, तो K2 इज इक्वल टू K1 स्क्वायर। राइट, तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है K1 इज इक्वल टू K2, K1 इज इक्वल टू K2, तो ये तो नहीं है, अब ये भी नहीं है, ये तो पहले ही हमारे पास क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर है देखो x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर है K1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राइट, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, फॉर द लिस्टेड स्टैंडर्ड पोटेंशियल व्हाट इज द ई नोट फॉर द सेल। राइट, हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये एक सेल रिएक्शन हमें दे रखी है। ठीक है, फोर ये वाली रिएक्शन हमें यहाँ पर दे रखी है, इसके लिए हमें क्या बताना है, ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है। यहाँ पर देखो दो रिएक्शन है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये हमारी नेट सेल रिएक्शन है जिसके लिए हमें क्या बताना है, ई नोट बताना है। अब ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 5H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स N2H5 पॉजिटिव एक्वस। राइट, इसके लिए जो ई नोट की वैल्यू है वो है -0.23 वोल्ट। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, BiO पॉजिटिव
एक्वस प्लस में 2H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स बिस्मथ प्लस में यहाँ पर वाटर, और इसके लिए जो ई नोड है वो कितना है, प्लस 0.32 वोल्ट, राइट, इट इज 0.32 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हमें ना ये रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये नेट रिएक्शन हमारे पास आनी चाहिए। तो देखिए बिस्मथ ऑक्साइड BiO जो है वो हमारे पास कहाँ पर, ये प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं, ये प्लस है। ठीक है, इसका मतलब ये प्लस है। तो देखिए जो बिस्मथ हमारे पास क्या है, ठीक है, ये है बिस्मथ ऑक्साइड। ठीक है, ये इसके ऊपर ही साइन है जी। ठीक है, जो भी है ये यहाँ पर, अब ये हमारा क्या आना चाहिए, रिएक्टेंट साइड आना चाहिए, और बिस्मथ और नाइट्रोजन हमारी कहाँ आनी चाहिए, प्रोडक्ट साइड आनी चाहिए। तो देखो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐसे डायरेक्ट ऐड करूंगी तो पहली बात तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो हमें कैंसिल करने हैं। ये नेट सेल रिएक्शन बनाते हैं, कैसे बनेगी, राइट, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं। अब तो आप ध्यान से देखो, हमें 3 and 2 प्रोडक्ट में चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और यहाँ पे 4BiO, ठीक है, ये चाहिए। और आप दूसरे तरीके से ऐसे भी आप देख सकते हो कि हमारे पास है ना, क्या है, हमारे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3, इनको हमें क्या करना है, गायब करना है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, राइट। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, अब और ये है ना जो हमारे पास BiO, ये नेगेटिव है ना कि पॉजिटिव है। ठीक है, ये है। अब इसको हमने 4 से किया है, इसको हमने किससे किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, देखो 4BiO, ठीक है, प्लस 8H पॉजिटिव प्लस हमारे पास 4 3 12 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 बिस्मथ प्लस 4H2O, राइट, ये आ गया। अब इसके लिए ई नोट तो हमारा सेम ही रहेगा ना, ई नोट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा 0.32 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तब भी हमारे जो इक्वेशन उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता ईएमएफ वैल्यू पर। अब हमें क्योंकि N2 क्या चाहिए, प्रोडक्ट साइड चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना हम इसका जो रिएक्टेंट है, इसका जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट साइड लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 3N2H5 पॉजिटिव गिव्स 3N2 प्लस में 3 5 15H पॉजिटिव प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, पर इसके लिए ई नोट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको एक्सचेंज कर दिया ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो ये आ गया 0.23 वोल्ट। कितना आ गया, 0.23 वोल्ट। अब इनको ना प्लस कर दीजिए, इनको प्लस करेंगे तो देखिए ध्यान से, हमारे पास जो 12 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या बच गया, 4BiO बिस्मथ ऑक्साइड, ठीक है, 4 ये हो गया, प्लस में हमारे पास 3N2H5 पॉजिटिव, ये आ गया, प्लस 8H पॉजिटिव। ठीक है, अब 8H पॉजिटिव यहाँ पर नहीं आया है, कि मतलब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी है ना 15H पॉजिटिव, 15H पॉजिटिव, एक मिनट को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी तो था हमारा 7H पॉजिटिव, 7 को हमने जब मल्टीप्लाई किया किससे, एक मिनट को, मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, अच्छा ये तो रिएक्शन आनी चाहिए हमारे पास, सॉरी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, 8H पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे है 8H पॉजिटिव, यहाँ पे है 15H पॉजिटिव, तो कितना रह जाएगा टोटल, उस साइड रहेगा ना, इधर 7H पॉजिटिव रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 बिस्मथ प्लस 3N2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 4H2O, ठीक है, प्लस में 4H2O। तो यही तो आ रही है इक्वेशन, यही तो आ रही है। तो इसके लिए अब EMF क्या हो जाएगा, हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया है, अब ऐड किया है। तो ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया है, ऐड किया है, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, EMF ऑफ नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू को ऐड कर दें, इवन, ठीक है, नहीं, ये ऐड थोड़ी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही डेल्टा जी वाला हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा
G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, राइट। अब आप ये देखो ध्यान से, इसको E1 मान लो और इसको E2 मान लो, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे? 12 थे। सभी में कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स बन गए ना। तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, और ऑल ओवर में तो कितने आएंगे? 12 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर इस तरीके से लिखिए, ठीक है, माइनस N3 NE नॉट F लिख लो, माइनस N1 E1 नॉट F माइनस N2 E नॉट F। अब हमने क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बना लिए हैं, तो यहाँ पर -12 F E नॉट, यहाँ पे भी -12, ठीक है। पहले मैं F लिख रही हूँ, F E1 नॉट -12 F E2 नॉट, राइट, ठीक है। यहाँ पे -12 F कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, -12 F कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? E1 नॉट प्लस में E2 नॉट, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो E नॉट हमारे पास कितना आ गया? E1 नॉट प्लस में E2 नॉट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज मैं आपको वो समझा रही हूँ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने सेम बना लिए ना, ठीक है, F तो वैसे ही कॉमन आ जाता है, तो आपके बाद उसके बाद जो आंसर आता है वो ऐसे ही आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, कि E1 नॉट प्लस E2 नॉट। बट ये शॉर्टकट होता है, ऐसा नहीं होता। फाइंड आउट यही मेथड से होता है, बट रिजल्ट आपका वही आ जाएगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे तो, ठीक है। तो 0.32 प्लस 0.23, तो कितना आ जाएगा? 0.55 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हमारा क्या रहेगा जी? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। Based on the following information, arrange 4 metals A, B, C and D in order of decreasing ability to act as reducing agent, राइट, ठीक है। हमें डिक्रीजिंग एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बतानी है। रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले क्या होते हैं? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमारे पास जो ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज, ठीक है। इट सेल्फ क्या हो? इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस पहले तो ये चीज आप सोच के लिख लीजिए कि अभी ये दो चीजें, और ये ना अपने जैसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ये नहीं कि बस दिमाग में ही सोचते रहो, इसको ऐसे लिख लो पहले कि रिड्यूसिंग एजेंट का मुझे डिक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बतानी है। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। भाई खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? कि जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होंगे? आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो खुद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल वाली कोई स्टेटमेंट हुई तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लेस। बस ये लिख लिया। चलो अब हम हमारे स्टेटमेंट्स पर आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी है, कहता है ओनली A, B and C react with 1 molar HCl to give H2। तो देखो मतलब कि वो ये कहता है कि जब A मेटल HCl के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो जाती है। तो ध्यान से देखो, H पॉजिटिव से H2, मतलब इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ध्यान से देखना, अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब इसकी तो रिडक्शन हो रही होगी, इसकी तो खुद की रिडक्शन हो रही होगी। मतलब जो A, B एंड C मेटल हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H पॉजिटिव से क्या है? कम है, ठीक है। यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला, A, B एंड C हैव लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, देन H पॉजिटिव, देन H पॉजिटिव। चलो ये हमने एक कंक्लूजन यहाँ पे हो गया। उसके बाद सेकंड में क्या कहता है? ये सेकंड स्टेटमेंट है जी हमारी, कहता है व्हेन C इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल आयंस, ठीक है, जब C को हमने क्या किया? अदर मेटल आयंस में ऐड किया, कहता है मेटालिक B एंड D आर फॉर्म्ड, ठीक है, मेटालिक B एंड D आर फॉर्म्ड।
ये सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड स्टेटमेंट है। और उसके बाद हमारे पास जो ये हमारी है वो है थर्ड स्टेटमेंट, राइट। और ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखिए उसने कहा कि जब हमने ना मेटालिक सी मेटल को ऐड किया सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल आयंस, ठीक है, सी को ऐड किया अदर मेटल आयंस, मतलब बी पॉजिटिव में ऐड किया तो हमें बी मिला। सी को जब हमने डी पॉजिटिव में ऐड किया तो हमें डी मिला। यही है इसका मतलब। क्या है इसका मतलब? ये है, देखो बी पॉजिटिव, इसकी रिडक्शन हो रही है, बी पॉजिटिव से बी तो क्या हो रही है, इसकी तो रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो मतलब जो सी है, सी मतलब बी और डी का रिडक्शन पोटेंशियल सी से ज्यादा है, ठीक है। पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही बात करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, देखो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा रहा होगा, सी का ज्यादा रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सी इज ग्रेटर देन बी एंड डी, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सी इज ग्रेटर देन बी एंड डी। इसका मतलब एक चीज हमने कहा था भाई, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सी का बी और डी से ज्यादा आ गया, मतलब जो सी है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू बी एंड डी। अभी हमें ये पता है। तो अब एक बार ऑप्शंस में देख लो, देखो C इज डी और बी, यहाँ पे भी C B और D से ज्यादा है, तो हर जगह ही ज्यादा है, ठीक है। अभी ऐसे नहीं पता चलेगा हमें, ये हो गया। उसके बाद थर्ड है मेटल C डज नॉट रिड्यूस AN पॉजिटिव। तो अगर C के अंदर हमने AN पॉजिटिव ऐड किया तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर रहा, तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर रहा। इसका मतलब जो C है, ठीक है, AN पॉजिटिव से A इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा, तो मतलब कौन रिड्यूस होगा यहाँ पर, C रिड्यूस होगा। तो C की तो रिडक्शन होगी ना, अभी दोनों में से किसकी रिडक्शन हुई, तो रिडक्शन मतलब AN पॉजिटिव से A तो बन ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब AN पॉजिटिव की रिडक्शन नहीं हो रही, मतलब A की क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ठीक है। तो A का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किससे ज्यादा है, C से ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ A is more than C, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। तो अब हमें ये पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब सबसे ज्यादा किसका हो गया, A का हो गया, तो मतलब सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन सा हो गया, A, ठीक है। तो अब A देखो, A हमारे दो ऑप्शन में है, ठीक है, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये और ये ऑप्शन तो पहले ही क्या हो गए हमारे, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो A हमारा दो ऑप्शंस में क्या है, हमारा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखो A के बाद C है, अब D और B का कंपैरिजन करना है आपको। अब किसका कंपैरिजन करना है, D एंड B का। अब D एंड B का कंपैरिजन कहाँ से होगा, देखो ध्यान से, हमने कहा था कि A B एंड C इन तीनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, लेस है H पॉजिटिव से, H पॉजिटिव से, मतलब D का नहीं है, D का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं B और D का कंपैरिजन करूं तो B और D में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो क्या B का या D का, D का होगा ना, तो D का होगा, फिर A, फिर C, फिर D और फिर B, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट रुकिए 1 मिनट, हमें डिक्रीजिंग एबिलिटी बतानी है ना, तो सबसे ज्यादा तो A हो गया फिर C हो गया, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनट दो मुझे, यहाँ पर ऐसा ना हो हमने जल्दी में गलत कर दिया। हाँ, अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका तो कम है ना, B का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, D का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या हुआ, ज्यादा हुआ। एक मिनट रुको, यहाँ पर ये हो गया ना C D एंड B, ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट चेक करती हूँ मैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, ए बी सी हैव लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन एच पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि उसने हमें ये कहा था, ठीक है, इसका मतलब उसने ये तो नहीं लिखा ना कि वो डी को, ठीक है, डी वो नहीं करा। तो यहाँ पे देखो ओनली ए बी एंड सी रिएक्ट्स विद 1 मोलर HCl टू गिव H2, इसका मतलब ये है।
यहाँ अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ ए बी एंड सी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने मान लिया कि वो क्या है, लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि एच पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। एक मिनट रुको, ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पर गलत लिख दिया, देखो +1 से 0 जा रहा है, यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका इसका मतलब रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब इस यहाँ पर इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, एच पॉजिटिव से क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा भी, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन एच पॉजिटिव। तो मतलब डी वाले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर डी वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब वो क्या है, सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे गलती थी, ठीक है, लीस्ट मतलब लीस्ट गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारे पास पहले बी आएगा और फिर क्या आएगा, डी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक थी, मैं भी यही देख रही थी ये कहाँ पे मिस्टेक है, देखो ध्यान से। उसके बाद है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग H पॉजिटिव एंड D पॉजिटिव आयंस इज इन इक्विलिब्रियम विद अ मिक्सचर ऑफ H2 एंड D2 गैसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस आर 1 एटमॉस्फेयर, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। गिवन है हमें E D, ठीक है, E नॉट फॉर D पॉजिटिव से D2 के लिए -0.003 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि उसने कहा है हमें इसकी कंसंट्रेशन चाहिए। देखो मान लो कि हमने ऐसे बनाया कि H पॉजिटिव है हमारे पास, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, और ऐसे ही D पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स गिव हाफ D2, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस D पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 प्लस में हाफ D2, ठीक है, ये बनेगा। बट आप एक चीज ध्यान से देखो, हमें जब हम इसके ऊपर नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास D पॉजिटिव बाय H पॉजिटिव आएगा, नहीं। इसका मतलब D पॉजिटिव तो हमारा कहाँ आना चाहिए, प्रोडक्ट में आना चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या आ सकता है, हम इसे लिखते हैं ना, लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस ये तो हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो अब हम इसको ना तो करेक्ट करते हैं। करेक्ट हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। मतलब H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी तो क्या हो रही होगी, रिडक्शन ही हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, मतलब ये कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हाफ D2 गिव्स D पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हाफ H पॉजिटिव प्लस हाफ D2 गिव्स हाफ H2 प्लस में D पॉजिटिव, राइट। अब उसने कहा है कि दोनों गैसेस का जो है, उनकी जो गैसेस है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है। इसका भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, इसका भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, नर्स इक्वेशन, राइट। देखो ये बना है H पॉजिटिव प्लस हाफ D2 गिव्स, यहाँ पर है D पॉजिटिव प्लस हाफ H2। इनका तो जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, इसका भी जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अप्लाइंग नर्स इक्वेशन ऑन इट, ठीक है, नर्स इक्वेशन अप्लाई कर लीजिए इसके ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय में n की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D पॉजिटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, राइट। अब पहले क्या निकालेंगे, E नोट सेल, ठीक है, E नोट सेल निकालेंगे। E नोट सेल तो क्या होगा हमारे पास, 1 मिनट, ठीक है, E सेल क्या होगा, 0 होगा। E सेल 0 क्यों होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे रखी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, राइट। तो E सेल तो क्या हो गया, 0। E नोट सेल निकाल लेते हैं। E नोट सेल क्या होता है, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, ठीक है। मतलब हमें कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। 1 मिनट जी, मैं चेक कर लेती हूँ वीडियो, हाँ जी ठीक है, ठीक चल रही है। तो देखिए ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, तो यहाँ पे देखिए कैथोड पे क्या है, कैथोड पे तो ये था H पॉजिटिव, इसकी रिडक्शन हो रही थी ना, ये है ना कैथोड। तो कैथोड हाइड्रोजन के लिए कितना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 0 होता है,
ठीक है, माइनस एनोड। एनोड के लिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, दैट इज माइनस 0.003, ठीक है, माइनस 0.003। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 0.003 वोल्ट, दैट इज ई नॉट सेल। तो ये आ गया 0.003 माइनस 0.0591 into logarithm of concentration of D पॉजिटिव बाय में H पॉजिटिव। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो ठीक है, ये जब इधर आएगी माइनस 0.003 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉगरिथम ऑफ D पॉजिटिव बाय में H पॉजिटिव, राइट। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी 0.0591, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने पर जो कंसंट्रेशन ऑफ डी पॉजिटिव एंड एच पॉजिटिव की रेशियो आएगी वो हमारे पास आएगी 1.123, राइट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 1.33 वोल्ट। तो जो ई नॉट सेल आपको दिया है वो दिया है 1.33 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पीएच इज इक्वल टू 2। पीएच कितनी है 2। रिएक्शन हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है, 14H पॉजिटिव एक बार ही आएगा यहाँ पे 2 बार, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स दिस, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर हमें क्या बताना है, पीएच ई सेल बताना है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल बताना है। तो अप्लाई करो नर्म्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर में एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो क्रोमियम इसकी तो वैल्यू 1 ही है, देखो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। वाटर के लिए अगेन क्या होती है 1 होती है लिक्विड के लिए। यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस में नहीं सॉरी इनटू H पॉजिटिव की पावर 14, यही बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू 1 मोलर दे रखी है, देखो जहाँ से ये भी 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू 1। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय में 6 इंटू लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव की पावर माइनस 14। ये माइनस 14 आगे आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू भी पुट कर दो। माइनस 14 जब आगे आएगा माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 0.0591 बाय में 6 इंटू लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। बट जो पीएच होती है वो क्या होती है माइनस लॉगरिथम ऑफ H, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस ही कर लो जी आप, माइनस 14, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, मैं इसको माइनस लिख रही हूँ और यहाँ पर माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कर रही हूँ, ठीक है। 14 इंटू 0.0591 बाय में 6 इंटू पीएच और पीएच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है। तो देखिए 2 3 6। अब यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन को इजी करना है ना, देखो यहाँ पे 14 है तो 3 5 15 ऐसे मान लो, ठीक है, 14, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। पर यहाँ पे ना एक चीज देखो, ये 1.8 है 1.9 है, एग्जैक्टली करना, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। ऑप्शन का जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। वैसे भी अब तो हमारे नेट के अंदर कैलकुलेटर क्या हो गया, अलाउड हो गया, 1.33, ठीक है, 14। बट मान लो कि अगर यही क्वेश्चन मान लो किसी ऐसे एग्जाम में आ गया, मान के चलो, ठीक है, जैसे हमारा सेट वगैरह का एग्जाम होता है तो वहाँ पे आ जाते हैं जिन भी स्टेट्स में होता है, तो अगर है ना वहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको ना ऑप्शन में जरूर डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतने फिर क्लोज ऑप्शन होंगे, आपको ऑप्शन में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, फिर वहाँ पे आप इजिली कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 3 5 15, ठीक है, 14 इंटू 0.0591 बाय में 3, ठीक है। तो चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे,
ठीक है, इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 1.0। देखो 1.33 में से कुछ माइनस हो रहा है तो 1.3 से तो कम वैल्यू आएगी, आप खुद सोच लो, यहाँ पे यही आंसर आएगा ऑप्शन डी। डायरेक्ट क्वेश्चन को आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो आपने ये सॉल्व कर लिया, पूरा सॉल्व करके आपको पता चल रहा है कि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, प्लस तो हो नहीं रहा। अगर 1.3 में कुछ प्लस होता है, ये तीनों वैल्यूज तो तभी आएंगी ना, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दो विदाउट कैलकुलेटिंग, हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव C2 ऐसे दे रखा है। फॉर दिस सेल डेल्टा जी इज नेगेटिव एफ। ओके, हमें बताना है यहाँ पर डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में जो ये है कोबाल्ट से कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन हो रही है एनोड पर और ये हो रही है कैथोड पर, ठीक है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार, रिएक्शन एट कैथोड, नेट सेल रिएक्शन बनाते हैं। नेट सेल रिएक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा जी लिखेंगे, है ना, और फिर देखेंगे यहाँ पर कैसे, ठीक है, फिर ई नोट सेल भी वो नर्व्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे पहले तो। कैथोड पर हमारे पास रिएक्शन है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव C1 से यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन रहा होगा और इससे कोबाल्ट बना होगा। एट एनोड, एनोड पर जो वैल्यू है वो है कोबाल्ट से कोबाल्ट 2 पॉजिटिव यहाँ पर विद C2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे देखो अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हमने प्लस कर दिया, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव विद कंसंट्रेशन C1, ठीक है, गिव्स कोबाल्ट 2 पॉजिटिव विद कंसंट्रेशन C2, ये बनेगी हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए इसके अंदर हमारे पास ये नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव यहाँ पे C1 से और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है C2। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, ठीक है। अब देखिए जो डेल्टा जी हमारे पास होता है वो क्या होता है -NEF, तो इसके लिए हमें ई सेल पता होना चाहिए, राइट। अब ई सेल हमें कैसे पता चलेगा, बाय अप्लाइंग नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर, ठीक है, तो अप्लाई कीजिए नर्स्ड इक्वेशन बाय अप्लाइंग नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉगरिथम ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है C2 और यहाँ पर कितना है C1 है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो n फैक्टर है वो कितना रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, n फैक्टर क्या रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखो, ई नोट सेल, ठीक है। अब ई सेल यहाँ पर उससे पूछा है डेल्टा जी कब नेगेटिव है, तो हमें ई सेल के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर इसका आंसर बताना पड़ेगा। अब देखिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या होगी, जब दोनों ही कोबाल्ट है, तो मतलब जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, ठीक है, अपोजिट साइन, वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये तो मतलब क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो -0.0591 बाय में 2 लॉगरिथम ऑफ C2 बाय में C1, राइट। तो ई सेल हमारे पास आ गया -0.0591 बाय 2 लॉगरिथम ऑफ C2 बाय में C1, राइट। अब देखिए हमारे पास ई सेल डेल्टा जी क्या होता है -NEF, राइट। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए हमारे पास जो ई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। अब ई सेल हमारे पास पॉजिटिव कब होगा, ई सेल पॉजिटिव तब होगा, अब ध्यान से देखिए ये तो वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। ये नेगेटिव कब आएगी, जब C1 की वैल्यू क्या होगी, C2 से ज्यादा होगी, राइट। अगर C2 ज्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो ठीक है C1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, C2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव इज एडेड टू एक्सेस आयरन, ठीक है, एंड सिस्टम इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, व्हाट इज आवर कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम। हमें बताना है इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है कैडमियम 2 पॉजिटिव की वो कितनी होगी, और ई नोट सेल हमें यहाँ पर दे रखा है, राइट। अब
हम यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पर 1 मोलर है, ठीक है, कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। अब हमारे पास यहाँ पर ई नोट की वैल्यू हमें दी है और हमें कंसंट्रेशन ऑफ ये बतानी है इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ई इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय में एन की वैल्यू 2 लॉगरिथम ऑफ Fe2 पॉजिटिव ओवर कैडमियम 2 पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर ये सॉलिड है, आयरन और कैडमियम सॉलिड है, तो इसके लिए वैल्यू 1 आएगी। तो ई सेल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई नॉट सेल 0.037 माइनस 0.0591/2 लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव बाय में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ठीक है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव, राइट। हमारे पास अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पर देखिए, हमें बतानी है, कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमने कंसंट्रेशन ली थी कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन की वो कितनी थी, 1 मोलर, बट हमें कंसंट्रेशन बतानी है कैडमियम आयन की एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। तो देखिए ऐसे हम यहाँ पर इसको अप्रोच करेंगे, इसमें दोनों में डिफरेंस है, स्टेटमेंट को आप ध्यान से रीड कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर 1 मोलर थी, तो यहाँ पे ये कितनी थी, 0 थी, ठीक है। यहाँ पर ये कितनी रही होगी, यहाँ पर 0 यहाँ पर रही होगी। अब हमने मान लिया इक्विलिब्रियम पर कि जैसे कि x इसका अमाउंट यूज हो गया, तो यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स और ये कितना होगा, x होगा, ठीक है, ये कितना होगा, x होगा, बट हमें कैडमियम 2 पॉजिटिव की चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी हमारे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.037, यहाँ पे इधर आएगा माइनस में 037 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 बाय में 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ Fe2 पॉजिटिव, ये x कैडमियम 2 पॉजिटिव के लिए 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए 1 0, ठीक है, यही आएगा। तो मतलब हमें चाहिए तो Fe2 पॉजिटिव और इसके लिए ना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x अपॉन में 1 माइनस में x, ठीक है। तो कैडमियम 2 पॉजिटिव की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है 1 माइनस एक्स, मतलब पहले हम x को सॉल्व करेंगे, फिर 1 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 0.037 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.0591 इंटू लॉगरिथम ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.0591, राइट। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0.947, ठीक है। पर हमें तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चाहिए कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन की, कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0.947, तो इसमें से माइनस कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.053, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन को आपको इस तरीके से क्या करना है, अप्रोच करना है। चलिए उसके बाद ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था वही थोड़ा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर S2 नेगेटिव कॉपर सल्फाइड कॉपर हाफ सेल, गिवन है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है हमारे पास 10 की पावर -35 एंड ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट, राइट। ये हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए जो हमारे पास है कॉपर सल्फाइड, यहाँ पर इसके लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, देखो कॉपर सल्फाइड से ये बना होगा प्लस S2 नेगेटिव, तो जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम इसके लिए लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव, ठीक है। ये हमें दे रखा है ई नोट और हमें क्या बताना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस सेल,
दिस हाफ सेल ऐसे लिख रखा है ना, हाफ सेल इसके लिए, और यहाँ पर कॉपर के लिए दे रखा है हमारे पास 0.34 वोल्ट, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, जो पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ना ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है, हमेशा क्या आती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। तो मतलब पॉजिटिव वाला आंसर तो नहीं रहेगा, ठीक है, ये तो हमेशा, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, इस वजह से। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अप्लाई किया, ठीक है, ई नल्स इक्वेशन अगर हम अप्लाई करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉरी पहले इक्वेशन बनाओ जी। इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फाइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस में सल्फाइड आयन, ठीक है, कॉपर गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमारे पास ये वाला बन जाएगा कॉपर सल्फाइड, मतलब ये वाली नेट रिएक्शन आनी चाहिए, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारी पास बनेगी रिएक्शन। अब हमें क्या करनी है, नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। अब नर्स इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, देखो नर्स इक्वेशन अप्लाई हम करेंगे, नर्स इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर के लिए यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.34 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, एनोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक है। अब हम सिर्फ ऐसे ई नोट सेल निकालते हैं इस रिएक्शन के लिए, अभी एक मिनट रुको, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो देखो कैथोड वाली रिएक्शन तो ये है जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, इसको एक्स मान लो, ई नोट एनोड, एनोड ये है कॉपर वाला, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है, बट इसके लिए तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है ना, तो ये 0.34, और ई नोट सेल अगर आपको पता चल जाए तो आपका हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई नर्स इक्वेशन, ठीक है, अप्लाई नर्स इक्वेशन, राइट। तो नर्स इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय में 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ के, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ये आएगा ना कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव, ऐसे आएगा। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर -35, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नोट सेल हमारे पास आ जाएगा -35 इंटू 0.0591। यहाँ पे ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है तो वहाँ पे क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, इक्विलिब्रियम वाली बात होती है, तो वहाँ पर ई सेल तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ई सेल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इंटू में तो ये आ जाएगा log 10 1 बाय में 2, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आएगा -1.034, यहाँ पे x माइनस 0.34, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.69 में 4, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्राफ वॉज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हमें बताना है कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सी कर्व है। तो देखिए एक है NaCl, एक है HCl और एक है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक के लिए, ठीक है, और ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए वीक के लिए कर्व ये रही होगी, तो ये तो होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए कर्व। अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग के लिए हैं, पर दोनों में से H पॉजिटिव की जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट कर्व HCl के लिए और जो सेकंड कर्व रही होगी वो किसके लिए होगी, NaCl के लिए। तो मतलब ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज दिस। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, Ka 1.6 इंटू 10 की पावर -5 एंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें दे रखी है 380 इंटू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इफ द सेल कांस्टेंट मतलब L अपॉन A 0.01 मीटर इनवर्स, then the conductance of 0.01 मोलर एसिड सोल्यूशन इज। ठीक है, हमें ये बतानी है कंडक्टेंस मतलब हमें G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको सोचना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास कंडक्टेंस G, देखो R क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए, राइट। तो इसको 1/r रो इंटू यहाँ पर हो गया A बाय में L। तो 1/r कंडक्टेंस, ये क्या हो गया 1/ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, यहाँ पर ये हो गया L अपॉन यहाँ पे सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब सेल कांस्टेंट तो देखो हमारे पास है, हमारे पास कापा नहीं है। अगर हमारे पास कापा आ गया तो कंडक्टेंस अपने आप आ जाएगी। अब हमारे पास कापा कैसे आएगा, ठीक है, हमारे पास लैम्डा एम नोट है, लैम्डा एम नहीं है, बट कापा क्या होता है लैम्डा एम बाय में सी। अब लैम्डा एम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट का भी गेम है, ठीक है, बट यकीन मानो आपने अगर एक बार ये वाले क्वेश्चन कर लिए ना तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसको आप यूं सॉल्व कर दोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पर। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से ही पहले इजी क्वेश्चन करके जाओगे, ठीक है, तो एग्जाम में फिर क्या आप न्यू क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, क्योंकि एग्जाम में तो न्यू क्वेश्चन है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपके कई कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये कि आपको ये वाली चीज ये नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, अब लैम्डा एम आपको चाहिए ना कि लैम्डा एम नॉट। फिर लैम्डा एम कैसे निकलेगा, तो देखो वो हमारे पास होता है जैसे कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाय में लैम्डा एम नॉट, ये हमें दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा निकालने के बाद लैम्डा एम आएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट्स का भी वो रहेगा, यहाँ पे पर मोल है। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी यूनिट है मोल पर लीटर है मोलर में। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट है जो आपके इस क्वेश्चन में लग रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम अल्फा की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो क्योंकि हमारे पास किसका डिसोसिएशन हो रहा है, वीक एसिड का। वीक एसिड मान लो HA है, HA से क्या बन रहा है H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ये कंसंट्रेशन 0 अब एट टाइम ये क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और एट टाइम t पर हमने माना कि जो अल्फा मोल्स हैं वो डिसोसिएटेड हो गए हैं। ठीक है, तो ये C माइनस सी अल्फा, ठीक है, भाई कंसंट्रेशन C का ही अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हुआ है ना, तो C माइनस सी अल्फा लिखेंगे, तो K क्या हो जाएगा C अल्फा इंटू सी अल्फा ओवर, ठीक है, C से C कैंसिल, तो C अल्फा स्क्वायर ओवर में 1 माइनस अल्फा, तो K हमारे पास आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी 1 से हमारे पास, तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, राइट। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया KA अपॉन में C, तो अल्फा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KA अपॉन में C। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KA अपॉन में C। तो अल्फा KA की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -5 और कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर, तो अल्फा आ गया 0.04। ठीक है, अब अल्फा है लैम्डा एम बाय में लैम्डा एम नोट। ठीक है, तो ये 0.04, ठीक है, लैम्डा एम बाय में लैम्डा एम नोट कितना है 380 इंटू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। एक बार मैं वीडियो भी चेक कर लेती हूँ भाई, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो ये है। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा एम कितना आ जाएगा, लैम्डा एम हमारे पास आ गया 380 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.04, तो 4/100 लिख दो उसको, ठीक है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 15.2 इंटू 10 की पावर -4 साइमन
मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, लैम्डा एम, राइट। अब देखिए लैम्डा एम हमारे पास आ गया। अब लैम्डा एम आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कापा आ जाएगी, कापा अपॉन में सी। बट यहाँ पर यूनिट्स की प्रॉब्लम है। देखिए यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर है 1.52, सॉरी 15.2 है, 15.2 इंटू 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और कंसंट्रेशन हमारी कितनी है, कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। अब देखो ध्यान से, ये मोल इनवर्स मोल कैंसिल, पर ये मीटर स्क्वायर है, ये लीटर है, तो लीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.01 इंटू साइमन, देखो ये है ना 1 साइमन मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, तो 1 लीटर में कितने होते हैं 10⁻³ क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो लीटर इनवर्स है, तो क्या पे 10⁻³ यहाँ पर क्यूबिक मीटर और इसका इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया साइमन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इंटू 10⁻³ और पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.2 इंटू 10⁻, ठीक है, देखो 10⁻⁴ है, यहाँ पे 100 10⁻⁻6, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे 10⁻³ है, ठीक है, इंटू 10⁻3 ये है ना यहाँ पर, तो ये आ गया 15.2 इंटू 10⁻⁻3 साइमन पर मीटर, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब कापा हमारे पास आ गया है, तो अब तो हमारे पास बहुत इजी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कंडक्टेंस इज इक्वल टू, कापा कितना है देखो ध्यान से,